हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीओ प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का पॉइंट 3 खलजी शासन काल। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। गयासुद्दीन बलवान के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मंगोलों के प्रति क्या नीति रही उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खलजी शासन काल। जलालुद्दीन खलजी। खलजी वंश के राज्यकाल का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। खलजी वंश के राज्यकाल में मध्यकालीन भारत इतिहास में अत्यधिक महत्व है। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी था। और इस वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी था। दिल्ली सल्तनत की बागडोर बलबन के वंश के हाथों से निकलकर खलजी वंश के हाथों में आ जाने के बाद और दिल्ली सल्तनत की बागडोर बलबन वंश के हाथों से निकलकर खलजी वंश के हाथों में आ जाने के बाद भी तुर्क सरदारों की शक्ति अभी भी इस सीमा तक बनी हुई थी। और उनके हाथों से निकलकर बलबन के वंश के हाथों से निकलकर खलजी वंश के हाथों में आने के बाद भी तुर्क सरदारों की जो शक्ति थी वह अभी भी सीमा तक बनी हुई थी। विशेष रूप से दिल्ली में उनका प्रभाव इस सीमा तक छाया था कि नए सुल्तानों ने दिल्ली के बाहर की किलोखड़ी में गद्दी संभालने का निश्चय किया। बाद में इसी के इर्द गिर्द उसने एक नया शहर बसाया। खलजी काल के प्रारंभ में यही शासन का केंद्र रहा और इसी के इर्द गिर्द उन्होंने एक नया शहर बसाया, जिससे कि खलजी काल के आरंभ में स्टार्टिंग में खलजी काल की यही शासन का केंद्र रहा। जलालुद्दीन का शासन लगभग 6 वर्ष अर्थात 1290 से 1296 तक रहा। और जलालुद्दीन का जो शासन था मैक्सिमम 6 वर्ष तक रहा, 1290 से 1296 तक रहा। अपने संपेक्षित राज्यकाल में सुल्तान की यही कोशिश रही कि तुर्क सरदारों को नए वंश का वफादार बनाया जाए। और सुल्तान की यही कोशिश रही कि जो तुर्क सरदार है उनको ही उनके नए वंश का वफादार बनाया जाए, क्योंकि तुर्क अमीर दल की ताकत सुल्तान के लिए चुनौती थी। क्योंकि जो तुर्की अमीर थे उनकी ताकत सुल्तान के लिए चुनौती थी। अतः सुल्तान ने उनसे निपटने के लिए सूझबूझ से काम लिया वे उनके साथ निर्मता का व्यवहार किया और उनके साथ क्या निर्मता का पोलाइटली व्यवहार किया। उनके जो प्रति व्यवहार किया उन्हें पोलाइटली और बिहेवियर था उसका। और अपनी उदारतापूर्ण नीति के बावजूद जलालुद्दीन खलजी को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और बलबन के भतीजे मालिक झाजुक, जिसे सुल्तान ने काड़ा के इक्त का हकीम बनाया था, ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने उसके विद्रोह का दमन तो अवश्य किया, किंतु पूर्ण उसके साथ नरमी बरती। जिसने विद्रोह किया उसका दमन तो अवश्य किया, बट उसके साथ नरमी बरती, जिसे खलजी सरदारों ने पसंद नहीं किया। जिसने क्या किया, जो खलजी के सरदार थे उन्होंने उस चीज़ को पसंद नहीं किया, जो उन्होंने उसके साथ नरमी बरती। सुल्तान को राजनीतिक दृष्टि से पैर जमाने का मौका अवश्य मिल गया। जलालुद्दीन खलजी ने क्षेत्रीय शासकों की शक्ति को दबाने के लिए कड़े उपाय किए तथा राजपूतों विशेष रूप से रणथंभौर के चौहान पर भी दबाव जारी रखा। सुल्तान ने रेवड़ी, नौला, झाई तथा मंडवर नामक स्थानों पर विजय प्राप्त की। पूर्वी क्षेत्र में भी उसने स्थानीय शासकों के ठिकानों को तहस नहस करने का लक्ष्य बनाया जलालुद्दीन खलजी के काल की एक प्रमुख घटना मंगोलों से युद्ध था। और जलालुद्दीन के काल की एक मुख्य घटना मंगोल अनुसार 1291 से 92 में मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर हमला कर दिया। और बरनी के अनुसार मंगोलों ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर हमला कर दिया। मंगोलों की सेना 1.5 लाख थी और मंगोलों की चाल सेना का सरदार कौन था? अब्दुल्ला था। जलालुद्दीन खलजी को मंगोलों
से लड़ने का एक लंबा अनुभव था और जलालुद्दीन खिलजी को मंगोलों से लड़ने का एक लंबा अनुभव था और उनके हमले की सूचना मिलते ही बुढ़ापे के बावजूद शाही सेना के साथ मंगोल सेना से टक्कर लेने के लिए उनके सामने पहुंच गए और बूढ़े होने के बावजूद भी वे उनसे मंगोलों से टक्कर लेने के लिए वहां पहुंच गए, उनके सामने पहुंच गए। शुरू में दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती रही और स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती रही। इन सैनिक झड़पों में शाही सेना का पलड़ा भारी रहा और इन सैनिक झड़पों में शाही सेना का जो पलड़ा था वो भारी रहा। मंगोलों ने समझ लिया कि इस सैनिक अभियान से उनको कुछ मिलने वाला नहीं और मंगोलों ने क्या समझ लिया कि जो सैनिक अभियान है इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वे सुल्तान से बातचीत करने पर राजी हो गए और इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पर सुल्तान से बातचीत करने के लिए राजी हो गए। मंगोलों के मुख्य सरदार अब्दुल्ला ने सुल्तान से भेंट की जो बेहद दोस्ताना माहौल में हुई। इसके बाद वे लौट गया और उन्होंने क्या किया, जो उनका मंगोलों का जो सरदार था, मुख्य सरदार था, उनने सुल्तान से भेंट की जो कि बेहद दोस्ताना माहौल में हुई। इसके बाद वे वापस लौट गया। लेकिन मंगोलों का एक सरदार उलागू ने अपने सैनिकों के साथ जलालुद्दीन खिलजी की सेवा कबूल की और उनमें से मंगोलों में से जो एक सरदार था उलगू ने अपने सैनिकों के साथ जलालुद्दीन खिलजी की सेवा कबूल की। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान ने उन सबका वेतन निश्चित कर दिया और सुल्तान जलालुद्दीन ने दिल्ली पहुंचने के बाद जो मंगोलों का सैनिक था, सरदार था और उसके जो सैनिक थे उनको की जो भेंट की उन्होंने उसकी सेवा को कबूल कर लिया। और जो दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद सुल्तान ने सबका वेतन निश्चित कर दिया और कुछ समय बाद इसमें से अनेक मंगोल वापस लौट गए और कुछ समय बाद इसमें से जो मंगोल आए थे उनके पास वो भी वापस लौट गए। लेकिन जो दिल्ली के निवासी बन गए थे वे नव मुस्लिम कहलाते थे और जो कि वो बच गए थे वो नव मुस्लिम कहलाते थे और उनकी बस्तियां आधुनिक मंगोलपुरी के नाम से मशहूर थी और उनकी जो बस्तियां थी वो मंगोलपुरी के नाम से मशहूर थी। जब तक सुल्तान जिंदा रहा उसको मंगोलों के आक्रमण का फिर से सामना नहीं करना पड़ा और जब तक सुल्तान जिंदा रहा उनको मंगोलों का उनके आक्रमण का सामना करना नहीं पड़ा। 1295 से 96 में राजपूताना के आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन खिलजी को सूचना मिली कि उसका भतीजा व दामाद अली देवगिरी के सफल अभियान में बहुत सी धन संपत्ति लेकर अपने इख्तियार की ओर वापस जा रहा है। वह कड़ा का हकीम था और वह कड़ा का क्या था, हकीम था और देवगिरी पर अभियान सुल्तान से बिना अनुमति लिए किया था और जो देवनागरी पर अभियान सुल्तान से बिना अनुमति लिए किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान को इस धन संपत्ति देने का बहाना करते हुए बुलाया और उसकी हत्या कर दी और 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना और अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान को इस धन संपत्ति देने का बहाना करते हुए उसे बुलाया और उसकी हत्या कर दी और 1296 में वह दिल्ली का सुल्तान बना। पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने योजनाबद्ध होकर न केवल उत्तर भारत के अनेक बचे हुए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की बल्कि उसकी सेना ने दक्षिण में भी जीत के झंडे गाड़ दिए। और अलाउद्दीन खिलजी को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने योजनाबद्ध होकर न केवल उत्तर भारत के अनेक बचे हुए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की बल्कि उसकी सेना ने दक्षिण में भी जीत के झंडे गाड़ दिए। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में विस्तार होने के अतिरिक्त उसके काल में अनेक प्रशासनिक, सैनिक व आर्थिक सुधार भी हुए जो मध्यकाल की विशेषता है। और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में विस्तार होने के अतिरिक्त उसके काल में अनेक प्रशासनिक, सैनिक व आर्थिक सुधार भी हुए जो कि मध्यकाल की विशेषता है। मंगोलों के आक्रमण।
अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्यकाल के पहले दशक में अनेक बार मंगोलों के हमलों का सामना करना पड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्यकाल के पहले दशक में अनेक बार मंगोलों के हमलों का सामना करना पड़ा। चंगेज खां द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद एक इकाई नहीं रहा और चंगेज खां द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद एक इकाई नहीं रह पाया। लेकिन जहाँ तक सैनिक शक्ति का संबंध था उसका प्रकोप जारी रहा। और जहाँ तक कि सैनिक शक्ति का संबंध था वो उसका प्रकोप जारी रहा। मंगोल भिन्न भिन्न राज्यों में बंटने के बाद भी अपने पड़ोसियों के लिए सैनिक चुनौतियां बने रहे। और मंगोल जो थे वो भिन्न भिन्न राज्यों में बंटने के बाद भी अपने पड़ोसियों के लिए सैनिक चुनौती बने रहे। खलजी राज्य अब इन हमलों का निशाना था और उसको बार बार मंगोल सैनिक गतिविधियों का सामना करना पड़ा। इन हमलों का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट इज कदार का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे एक ही वर्ष हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए एक ही साल हुआ था कि उसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर मंगोलों के हमले की सूचना मिली। और उसे एक ही साल हुआ था बैठे हुए और उसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर मंगोलों के हमले की सूचना मिली। मंगोल एक बड़ी सेना लेकर कदार की रहनुमाई में मध्य एशिया से भारत की ओर चले खड़े हुए और कदार की रहनुमाई के मध्य एशिया में भारत की ओर चल खड़े हुए। सुलेमान पहाड़ से गुजरते हुए मंगोलों ने व्यास, झेलम और सतलुज को पार किया। और सुलेमान पहाड़ से गुजरते हुए मंगोलों ने व्यास, झेलम और सतलुज को पार किया। जिस रास्ते से मंगोल गुजरे वहां उन्होंने खूब लूटमार की। और जिस रास्ते से मंगोल गुजरे उन्होंने वहां पर ही खूब लूटमार की और बेहद तबाही मचाई और सबसे बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई। लेकिन जल्द ही उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलुग खां को मंगोलों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलुग खां को आदेश दिया। स्पष्ट है कि अब लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। उन्होंने क्या आदेश दिया कि अब स्पष्ट है कि लड़ाई को टाला नहीं जा सकता और युद्ध भी घमासान हुआ। इस युद्ध में 20,000 मंगोल मारे गए। इस युद्ध में जो घमासान युद्ध हुआ इसमें 20,000 मंगोल मारे गए और हजारों मंगोलों को कैदी बना लिया गया। और हजारों मंगोलों को 20,000 तो मारे गए मंगोल और हजारों को कैदी बना लिया गया। दिल्ली में इन पकड़े गए कैदियों को हाथियों के पैरों के नीचे रौंद डाला गया। और जो कैदियों को उन्होंने पकड़ा था उन्हें हाथियों के नीचे रौंद डाला। सेकेंड इज सल्दी का आक्रमण। मंगोलों ने 1299 में सल्दी के नेतृत्व में सविस्तान या सहावान पर हमला करके सीबी के किले पर अधिकार कर लिया। और मंगोलों ने 1299 में सल्दी के नेतृत्व में सविस्तान या सहावान पर हमला करके सीबी के किले पर अधिकार कर लिया। सहावान का प्रदेश सिंधी के पश्चिमी किनारे के पार स्थित है और सहावान का प्रदेश सिंधी के पश्चिमी किनारे के पार स्थित है। इस प्रदेश में सीबी का किला था जो बोलन दरारे के मुहाने पर पहरेदार का काम करता था। इस समय जफर खां समाना का मुख्ता अख्ता इक्ता का हकीमिया अधिकारी था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के अनुसार सीबी के किले पर घेरा डाला और विजय प्राप्त की। उसने क्या किया? अलाउद्दीन के कहने पर आदेश के अनुसार सीबी के किले पर घेरा डाला और विजय प्राप्त की। 2 साल के अंदर ये मंगोलों की दूसरी करारी हार थी और 2 साल के अंदर ही ये मंगोलों की दूसरी करारी हार थी। थर्ड इज कुतुलुक ख्वाजा का आक्रमण। जाड़े का मौसम शुरू होने के बाद 1299 में मवारा उन्हर के मंगोल शासक
ने अपने बेटे कुतुलुग ख्वाजा को 2 लाख सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए भेजा। क्या क्या उन्होंने अपने बेटे को 2 लाख सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए भेजा। इस हमले का लक्ष्य केवल लूटमार करना ही नहीं था। इस हमले का लक्ष्य केवल लूटमार करना ही नहीं था, बल्कि कुतुलुग ख्वाजा तेजी से दिल्ली पहुंचकर उस पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत का शासक बनना चाहता था। और इस हमले का केवल यही इरादा नहीं था कि वो लूटमार करें, इसका यह था कि वहां पर पहुंचकर वे दिल्ली का सल्तनत का शासक बनना चाहता था। इसलिए रास्ते में शहरों, कस्बों और किलों को छोड़ते हुए मंगोल सेना दिल्ली से 6 मील की दूरी पर किले की स्थान पर पहुंच गई और वहीं उन्होंने पड़ाव डाला। और उन्होंने सारे शहरों, कस्बों और किलों को छोड़ते हुए वे मंगोल सेना दिल्ली से 6 मील की दूरी पर किले के स्थान पर पहुंच गई और वहीं उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। मंगोलों के दिल्ली के इतने करीब पहुंचने से साधारण जनता में ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के अमीरों में भी खलबली मच गई। और मंगोलों के इतने करीब पहुंचने पर वहां की जनता, साधारण जो जनता थी उनमें ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके अमीरों में भी खलबली मच गई। यहाँ तक कि दिल्ली के कुतलावा अल उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली छोड़ने का निवेदन किया। और यहाँ तक कि दिल्ली के कुतवल अल उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली छोड़ने का निवेदन किया, लेकिन सुल्तान ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। अत्यंत साहस और दृढ़ता का सबूत देते हुए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ किले के मैदान में पहुंच गए। और उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी सरदार उनकी इजाज़त के बगैर लड़ाई के मैदान में पहलकदमी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सरदार उनकी इजाज़त के बगैर लड़ाई के मैदान में पहलकदमी नहीं करेगा। फिर भी जफर खान से मंगोलों को अपने सामने देखकर नहीं रहा गया और वह उनसे जूझ पड़ा। मंगोल भाग खड़े हुए और उनका पीछा जफर खान अपनी सेना के साथ कर रहा था। मंगोलों का पीछा करने में जफर खान ने इतनी तेजी दिखाई कि कुछ देर बाद उसकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे कट गया और केवल 1000 सैनिक ही उसके साथ रह गए। इस मौके पर मंगोल सरदार तरगी, जो 10,000 मंगोलों को लेकर घात लगाने के लिए कुतुलुग ख्वाजा के द्वारा एक और छोड़ दिया था, उसने जफर खान को उसकी सैनिक टुकड़ी समेत घेर लिया और वह बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। जफर खान ने इतनी तेजी दिखाई कि जो उनके जो सेना थी वो छूट गई और 1000 सैनिकों के साथ ही वे रह गए। और जो मंगोलों के जो सरदार थे वे तुगलक के लिए जो उन्होंने छोड़ रखा था, उनके लिए जो उन्होंने वो घात लगा रखी थी, इसमें जफर खान को घेर लिया और वह बहादुरी से लड़ते हुए मर गए। जो जफर खान थे वो बहादुरी से लड़ते हुए मर गए। जफर खान की हत्या और उसकी सेना का मंगोलों द्वारा हराना अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। और जफर खान की हत्या और उसकी सेना का मंगोलों द्वारा हारना अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन फिर भी वह मजबूती से किले के मैदान में डटा रहा। लेकिन कुतुलुग ख्वाजा रात के अंतिम पहर में अपनी सेना के साथ किले से वापस चल पड़ा। और जो कुतुलुग ख्वाजा रात के अंतिम पहर में अपनी सेना के साथ ही किले से वापस चल पड़ा। इस तरह कुतुलुग ख्वाजा के हमले का अंत बड़े नाटकीय अंदाज में हुआ। कुतुलुग ख्वाजा के हमले का अंत बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुआ। सामी के अनुसार 2 दिन तक युद्ध हुआ और दूसरे दिन युद्ध के आध मंगोल सेना किले से कूचा कर गई। इतनी बड़ी सेना रखते हुए और जफर खान की हत्या करने के बावजूद कुतुलुग
ख्वाजा वापस लौट गया। इसका कारण यह था कि मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में विजय पाना संभव नहीं समझते थे। जब उन्होंने देख लिया कि अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से उनसे टक्कर लेने के लिए तैयार है तो उनको हौसला पस्त हो गए। तो जो उनका जो हौसला था वो हौसला पस्त हो गए और उन्होंने अपने देश की तरफ कूच किया। और उन्होंने फिर क्या किया, जब उन्होंने देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो उनसे पूरी तरह से टक्कर ले सकती है, टक्कर लेने के लिए तैयार है, तो उन्होंने अपने ही देश की तरफ कूच किया। फोर्थ पॉइंट क्या, तरागी का आक्रमण। किंतु मंगोलों का जो आक्रमण था वो नहीं रुका। मंगोलों जब यह सूचना मिली कि अलाउद्दीन खिलजी दूर चित्तौड़ पर लड़ाई के लिए जा रहा है तो उन्होंने क्या मौका को पूरा लाभ उठाने की सोची और उनका एक मुख्य सरदार तरागी 12 तोमन यानी कि 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली में कूच कर दी और तरागी का यह आक्रमण 1303 में हुआ। वे समझता था कि अलाउद्दीन की गैर हाजिरी में वे राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लेगा, लेकिन तरागी का जो कूच था वो इतनी तेजी नहीं दिखा सका कि दिल्ली ठीक समय पर पहुंच जाता। और इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय हासिल करके वापस अब दिल्ली पहुंच गया था। फिर भी सुल्तान के पास एक विशाल सेना नहीं थी, उसका विशाल सेना का अभाव था। जो सेना उसके साथ चित्तौड़ से लौट कर आई थी वे काफ़ी क्षति पहुंची हुई थी। ना तो उस सेना का निरीक्षण ही हुआ था और ना ही पूरी तादाद में घोड़े और अस्त्र देकर सेना का सुव्यवस्थित किया जा सकता था। जहाँ यह परेशानी शाही सेना के सामने थी तो दूसरी ओर मंगोलों द्वारा यमुना की नाकाबंदी के कारण शाही सेना का एक बड़ा हिस्सा कोल और रुका हुआ था। पर इस हालात में भी अलाउद्दीन खिलजी घबराया नहीं, लेकिन इस हालात में भी जो थे अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो घबराया नहीं। भारी संकटों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी उसने अपनी सेना के साथ सीरी में पड़ावा डाला और उसके चारों ओर खाई खुदवाई गई और इस संकट में भी वे घबराए नहीं और घिरा होने के बाद काफ़ी संकटों से घिरे होने के बावजूद भी उन्होंने सीरी के पड़ाव डाला और चारों ओर खाई खुदवाई और 2-3 बार शाही सेना और तरागी की सेना के अग्रिम दलालों में मुठभेड़ और लड़ाई हुई। 2-3 बार उनमें मुठभेड़ और लड़ाई हुई लेकिन किसी को भी उसमें जीत हासिल नहीं हुई। और तरागी समझ गया कि अलाउद्दीन की मौजूदगी में राजधानी पर अधिकार नहीं किया जा सकता। और तरागी क्या समझ गया कि अलाउद्दीन की खिलजी की मौजूदगी में राजधानी दिल्ली पर अधिकार नहीं किया जा सकता। और 2 महीने के बाद तरागी अपनी सेना लेकर लौट गया और 2 महीने बाद वे अपनी सेना को लेकर लौट गया। तरागी के हमले ने अलाउद्दीन खिलजी की आंखें खोल दी यह ठीक है कि वह अपने साहस और नेतृत्व के कारण दिल्ली को बचा पाया। ये तो ठीक है कि वह अपने साहस और नेतृत्व के कारण दिल्ली को बचा पाया, लेकिन उसको यह समझने में देर नहीं लगी कि मंगोलों से निपटने के लिए उसे ठोस कदम उठाने होंगे और यह समझने में देर नहीं लगी कि मंगोलों से निपटने के लिए उसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। तरागी के हमले के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल समस्या को गंभीरता से लिया मंगोलों की जो समस्या थी उसको गंभीरता से लिया और जल्द ही उसने सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण कदम उठाए। और उसके बाद तरागी के हमले के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की समस्या को गंभीरता से लिया और जल्द ही सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण कदम उठाए। 5 अली बेग, तरताक और तरागी का आक्रमण। एक बार फिर 1305 में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। मंगोलों की सेना का नेतृत्व संयुक्त रूप से अली बेग, तरताक और तरागी कर रहे थे अली बेग, तरताक और तरागी कर रहे थे। झेलम को पार करने के बाद तरागी वापस लौट गया लेकिन अली बेग और तरताक ने आक्रमण को जारी रखा। अमरोहा मौजूदा उत्तर प्रदेश का एक जिला के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सरदार मालिक नायक ने जो सामना और सुमन का मुक्ति था उनके जोरदार मुकाबला किया। इस लड़ाई में जो 20 दिसंबर 1305 को हुई हजारों मंगोल सैनिक मार डाले गए। और ये जो लड़ाई 20 दिसंबर 1305 को हुई उसमें हजारों मंगोल सैनिक मार डाले गए फिर गिरफ्तार कर लिए गए, या तो मारे गए या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अली बेग और तरताक ने भी हथियार डाल दिया और अली बेग और तरताक ने भी दोनों ने हथियार डाल दिए।
युद्धबंदियों को या तो मौत के घाट उतार दिया गया, युद्धबंदियों को या तो मौत के घाट उतार दिया गया या जेल में ठूस दिया गया, या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको जेल में ठूस दिया गया। इतिहासकार एसमी के अनुसार अली बेग और तराताक को भी कुछ समय बाद मार डाला गया। और इतिहासकार के अनुसार अली बेग और तराताक को भी कुछ समय बाद मार डाला गया। 36 काबक, इकबाल और तयाबुक के आक्रमण। इस बार 1306 में मंगोलों ने 3 सरदारों के नेतृत्व में अपनी अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत में अलग अलग मार्गों से आक्रमण किया। सबसे पहले कबक की सेना का अलाउद्दीन खिलजी की ओर से भेजी गई सेना के साथ मुकाबला हुआ और नतीजा ये हुआ कि कबक को बंदी बना लिया गया, उसके अनेक साथियों को मार डाला गया या कैदी बना लिया गया। पहले तो जो अलाउद्दीन के खिलजी और कबक के बीच मुकाबला हुआ उसमें कबक को बंदी बना लिया गया और कुछ सैनिकों को तो मार डाला गया या फिर उनको कैदी बना लिया गया जो बचे। और कबक की हार ने इकबाल और तयाबू के हौसले पस्त कर दिए और कबक की हार के बाद इकबाल और तयाबू के हौसले को पस्त कर दिया और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सीमा पार करके लौट जाना ही अपनी भलाई समझी। और उन्होंने क्या किया, दोनों ने दिल्ली सल्तनत की सीमा को पार करके लौट जाने में ही अपनी भलाई देखी। लेकिन कबक और उसके साथी गिरफ्तार किए गए, लेकिन कबक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए मंगोलों को दिल्ली लाया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनको गिरफ्तार कर लिया कबक और कबक के साथियों को और उन्हें पकड़ कर दिल्ली लाया गया और उन्हें फिर मौत के घाट उतार दिया गया। कबक, इकबाल और तयाबू के हमले मंगोलों की ओर से योजनाबद्ध हमलों की आखिरी कड़ी थे और कबक, इकबाल और तयाबू के जो हमले थे वो मंगोलों की ओर से योजनाबद्ध हमलों की आखिरी कड़ी थे। हर बार मुंह की खाने के बाद मंगोलों ने समझ लिया कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में दिल्ली सल्तनत की बागडोर है उनकी दाल नहीं गल सकती। और उन्होंने क्या समझ लिया कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में दिल्ली सल्तनत की बागडोर है जब तक उनकी दाल नहीं गल सकती। आखिरी हमलों की असफलता ने उनकी बची खुची उम्मीद पर पानी फेर दिया और जो आखिरी हमलों की असफलता के बाद जो उनकी बची कुची उम्मीद थी उस पर भी पानी फेर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कोई बड़ा आक्रमण करने का साहस नहीं किया उत्तर पश्चिम सीमा पर छूट-फूट वारदातें होती रहीं जिसमें भी शाही सेना का पलड़ा भारी रहा। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर छूट-फूट वारदातें होती रहीं जिसमें कि दिल्ली जो शाही सेना थी उसका पल्ला भारी रहा। इल्तुतमिश के समय मंगोल समस्या दिल्ली सल्तनत के सामने उभरी, लेकिन चंगेज का संधि नदी से ही लौट गया। दूसरे शब्दों में चंगेज खां के सामने दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंकने का उसका लक्ष्य नहीं था। इस बात का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने सावधानी दिखाई और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो मंगोलों को अपनी नीति पर पुनः विचार करने पर मजबूर करता। लेकिन बलबन ने राज्यकाल में मंगोलों ने आक्रमणकारी रुख अपनाया और उनके हमले शुरू हो गए। बलबन ने इस कारण आंतरिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। वह समझता था कि यदि उसके आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वह अपने राज्यों को शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। उसने सेना पर विशेष ध्यान दिया ताकि मंगोल सेना से सही ढंग से मुकाबला किया जा सके। फिर भी बलबन ने कोई ऐसी पहल नहीं की जो मंगोलों को अधिक भड़का दे। कोई ऐसी पहल नहीं की जिससे कि मंगोल भड़क जाए। उसने सुरक्षात्मक नीति अपनाई, लेकिन अलाउद्दीन ने जहां सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया वहां उसने एक समूची योजना बना डाली और जहां पर अलाउद्दीन ने सुरक्षा पर विशेष पूरा ध्यान दिया वहीं उसने समूची योजना बना डाली। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों नीति इस कारण सफल रही क्योंकि उसने गहराई में जाकर इस समस्या का अध्ययन किया और अनुकूल कदम उठाए। और जो अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों की नीति इस कारण सफल है क्योंकि उन्होंने उस पर गहराई में जाकर उनकी समस्याओं का अध्ययन किया और अनुकूल कदम उठाए। अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, आर्थिक व सैनिक सुधार यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए मैं इसे
नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप फ्रेंड्स यू विल एंजॉय द वीडियो। इफ यू एंजॉय द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।